नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत पिछली क्लासेस में हम क्रॉप क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, जिसमें हमने टोटल 7 प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात की थी। उनमें से कुछ जो प्रोसेस थे वो पूरे हो चुके थे, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड प्रोटेक्टिंग इरिगेशन। तो यहाँ तक के जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुके थे। और अब हम आगे बात करने जा रहे हैं जो कि है नेक्स्ट पॉइंट, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब यहाँ पर बात आई है वीड्स की, तो वीड्स क्या होता है हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सो यहाँ पर देखिए आप, बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। अब बूझो और पहेली जो थे वो पास के गेहूं के खेत में गए हैं और उन्होंने क्या देखा कि फसल के साथ ग्रोइंग अलॉन्ग विद वीट प्लांट्स, कुछ दूसरे प्लांट जो हैं वो वीट के प्लांट्स के साथ उगे हुए हैं, मतलब वो भी उग रहे हैं। मेन प्लांट तो है ही, लेकिन उसके साथ कुछ अन्य प्रकार के पौधे प्लांट्स भी उगे हैं। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, तो क्या ये जो एक्स्ट्रा प्लांट हैं, ये जो कुछ अन्य पौधे हैं, या किसी विशेष पर्पस के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए क्या इन्हें उगाया गया है। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. अधिकतर क्या होता है कि खेत में कई प्रकार के अवांछित पौधे जो हैं वो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। एंड दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड एज वीड्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हटाया जा सकता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है वीडिंग। वीड्स क्या है? खरपतवार जो उग जाती हैं मुख्य पौधे के साथ, कुछ अन्य पौधे जो उग जाते हैं उन्हें वीड्स कहा जाता है। तो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। अब क्यों ज़रूरी है वीडिंग का प्रोसेस, क्यों खरपतवार को हटाना ज़रूरी है? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो मुख्य जो प्लांट है उससे कई तरीके से स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन रहता है, क्योंकि उनको जल उन्हें भी चाहिए, मुख्य पौधे को भी चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए, स्पेस के लिए या लाइट के लिए क्या होता है, ये compete करते हैं। सो क्या होगा इससे, जो क्रॉप की जो मेन ग्रोथ होनी चाहिए थी वो अफेक्ट होगी। एंड सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग, और कुछ जो खरपतवार होते हैं वो हार्वेस्टिंग का जब टाइम होता है, पौधा जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद जब उसकी कटाई होती है उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है, तो उसमें भी वो बहुत ट्रबल करते हैं। और इसके साथ साथ कई वीड क्या हो सकते हैं, दे मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और बहुत सारे जो खरपतवार हैं वो वीड्स जो हैं वो मनुष्य के लिए और जानवरों के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, विषैले भी हो सकते हैं। Now farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. अब फार्मर्स जो होते हैं उन्होंने इनको हटाने के लिए या इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे तरीके जो फार्मर्स अपनाता रहता है। उनमें से एक जो मेथड है वो है टिलिंग। टिलिंग क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में पता पड़ा था कि जब खेत को फसल उगाने से पहले जब खेत जोती जाती है तो क्या कर दिया जाता है, खरपतवार जितनी भी होती है ना उसको हटा ही दिया जाता है। एंड किलिंग ऑफ वीड्स एंड विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है कि ये जो खरपतवार जो होती है उसको पहले हटा दिया जाता है और वो बाद में वो खरपतवार के जो ये अनवांटेड प्लांट्स हैं वो सूख के मर जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छा है कि वो जो प्लांट है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के काम में आ जाएगा। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। जो सबसे अच्छा टाइम है खरपतवार को हटाने का वो होता है जब उसमें फ्लावरिंग होती है या उसका सीड बनने से पहले का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. अगर हम बात करते हैं कि हाथों से या
ऐसे ही उगाना है, मनुष्य के द्वारा अगर इसको हटाना है तो क्या किया जाता है, इसे जड़ से उखाड़ दिया जाता है या एकदम भूमि की उस जो ग्राउंड है उसके पास से इसको समय समय पर काट के हटा दिया जाता है। ये काम किसके द्वारा होता है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, ये खुरपी के माध्यम से किया जाता है। एंड और सीड ड्रिल का भी उपयोग किया जाता है अब वीड्स को हटाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने बात करी कि अनवांटेड प्लांट जो हैं उन्हें वीड कहा जाता है और इस प्रोसेस को जिसके द्वारा वीड्स को हटाया जाता है उसे वीडिंग कहते हैं। और इसको कैसे हटा सकते हैं, या तो जब भी कोई प्लांट को, जो एक्स्ट्रा प्लांट है उसको क्या किया जाता है, पूरा उसके ग्राउंड के पास से उसको हटाया जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा, उसको जड़ के साथ ही उखाड़ लिया जाएगा। अब एक और मेथड है इसको हटाने का जो कि है केमिकल्स के द्वारा। तो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स विच आर कॉल्ड वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D। वीड्स जो हैं उनको एक रसायन के माध्यम से भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसे क्या कहा गया है, वीडीसाइड। ओके, तो 3 चीज़ें हमने यहाँ देखी, वीड्स देखा, वीड्स के अनवांटेड प्लांट्स, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे वीडिंग कहा गया है, और जो केमिकल हम यूज़ करते हैं वीड्स को हटाने के लिए, दीज आर कॉल्ड एज वीडीसाइड्स। और एग्जांपल है इसका 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इनका काम क्या किया जाता है, इनका खेतों में छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, जिससे जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये जो है वो किसी भी प्रकार से क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। द Weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the field with the sprayer। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि इसको जल में मिला दिया जाता है, इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाता है और इस एक स्प्रेयर के माध्यम से पूरे खेत में इसका छिड़काव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इसका स्प्रे किया जाता है। अब भूजों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि क्या ये जब खरपतवार जो है, वीड्स जो है, इसको जब छिड़का जाता है तो फार्मर पर, जो छिड़कने वाला व्यक्ति है, इस पर इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, पड़ता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्यों, क्योंकि ये केमिकल है। तो एज ऑलरेडी मैंशन द वीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेशन ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो एक बात हमने अभी बता दी कि अगर इसकी वृद्धि, मतलब इसका जब वृद्धि का टाइम होता है या फ्लावरिंग का टाइम होता है या बीज बनने के पहले ही इसका छिड़काव किया जाता है और इसके छिड़काव का फार्मर्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है ये। सो दे शुड यूज़ द केमिकल्स वेरी केयरफुली, केमिकल्स का केयरफुली ध्यान रखना, यूज़ करना चाहिए। इस समय क्या करना चाहिए, रसायन का उपयोग जो है करते समय मुंह और नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए। तो ये बात हो गई किससे संबंधित, ये पूरा खरपतवार से संबंधित हो गया। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचा है, वो क्या है, हार्वेस्टिंग। यानी हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब फसल पूरी हो जाती है तैयार तब उसकी कटाई की जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम, हार्वेस्टिंग कहते हैं। फसलों की जो कटाई होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। जब फसल पूरी मैच्योर हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। जब पूरी पक जाती है हम कहते हैं। इन दी हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इस समय क्या किया जाता है, पौधे को या तो खींचकर उखाड़ दिया जाता है या फिर एकदम ग्राउंड के पास से उसे काट लिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। अब लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लगता है कि कोई भी फसल जो है वो पूरी मैच्योर होती है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली और सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अब ये जो हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो या तो हाथ के द्वारा किया जाएगा, ओके, मैन्युअली किया जाता है, सिकल के द्वारा, ये आपको डायग्राम दिख रहा है सिकल का, कि इसके द्वारा, हांसे के द्वारा किया जाता है, या फिर मशीन के द्वारा भी किया जाता है। और मशीन को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टर कहा जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब भी उसको क्या किया जाता है, ग्रेन को, सीड, जो ग्रेन सीड हैं उनको सेपरेट करने की ज़रूरत होती है। हाँ, यहाँ पर हम आ जाते हैं फ्रॉम दी चाफ। ओके, तो यहाँ पर जो काटी गई फसल है उससे जो बीज हैं उसको, जो भूसा है उससे अलग करना होता है। और ये जो प्रोसेस होता है कि मेन बीज को भूसे से अलग करने का जो प्रोसेस होता है, चाफ से अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग।
दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वन मशीन विच इज़ कॉल्ड एज कंबाइन। ठीक है, ये एक मशीन है और ये मशीन आप देख सकते हो, इसको कंबाइन कहा जाता है। इस मशीन के द्वारा दोनों काम हो जाते हैं, थ्रेशिंग का काम भी हो जाता है और हार्वेस्टर की तरह भी ये काम करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है कंबाइन। अब हम यहाँ देख लेते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। अब कटाई के बाद भी क्या होता है, कुछ कुछ जो क्या कहते हैं तने के जो कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो खेत में रह जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको जला दिया जाता है फार्मर के द्वारा। तो अब पहेली का दिमाग खराब हो रहा है कि जब खेत को जला दिया जाता है तो उससे क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है और हो सकता है कि उस थोड़ी सी जो आग है उससे आग पूरे खेत में चली जाए, खेत में भी आग लगने का डर है। तो ये जो दिमाग में किसके आया है, पहेली के दिमाग में एक सवाल आई है ना। यहाँ पर एक और बात दी हुई है कि फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाय चाफ बाय विनोइंग प्रोसेस। कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा कि क्या किया जाता है कि जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों को फटक फटक के जो विनोइंग का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा सेपरेशन कर सकते हैं ग्रेन का भूसे के द्वारा। अब यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, यानी एक जो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि हार्वेस्टिंग टाइम से संबंधित होते हैं। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स टू द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3 या 4 महीने तक जब कठोर परिश्रम कर लेते हैं फार्मर, उसके बाद किसका समय आता है, कटाई का समय आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप laden with grains fills the hearts of farmers with joy and sense of well-being। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सोने जैसे दानों से भरी हुई पूरी फसल होती है, तो ये जो है किसानों को बहुत ही मतलब खुश कर देती है और एक बहुत ही अच्छा समय जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सेशन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट इज़ अ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। तो ये समय क्या होता है, थोड़ा आराम करने का होता है, थोड़ा खुशियाँ मनाने का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनका अब क्या है, बस हार्वेस्टिंग का काम है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल द पार्ट ऑफ इंडियन मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, जोश के साथ इसे मनाया जाता है और इससे संबंधित कुछ पर्व हैं जैसे पोंगल हो गया, वैशाखी हो गया, होली, दिवाली, नबन्या और बिहू। तो यहाँ पर ये कुछ पर्व हैं जो कि किससे संबंधित है, हार्वेस्टिंग से संबंधित हैं। अब हार्वेस्टिंग के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, भंडार करके रखना। एक साथ बहुत सारे ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं तो एक जब उनकी कटाई हो जाती है तो उनको संग्रहित करके रखा जाता है, उनका भंडारण किया जाता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब अगर हमें इनको बहुत लंबे टाइम तक रखना है, इफ़ वी वांट टू टेक केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम दे शुड बी सेफ फॉर फ्रॉम मॉइस्चर। तो क्या होता है, नमी से उनको बचाना पड़ेगा, इंसेक्ट से बचाना पड़ेगा, रैट से बचाना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना पड़ेगा। तो ये सारे टास्क रहते हैं कि हमें जो हम भंडारण कर रहे हैं वो उसको इन सब चीज़ों से बचाना है। Harvested grain have more moisture and if freshly harvested grain are stored without drying they may get spoiled or attacked by organisms making them unfit for use for the जर्मिनेशन। तो अगर आपने क्या किया, बिना सुखाए हमने उनको स्टोर कर दिया तो हो सकता है या तो ख़राब हो जाएंगे या हो सकता है कि दूसरे एनिमल्स के द्वारा उनका आक्रमण हो जाएगा जिससे कि वो उनमें जर्मिनेशन होने के लिए वो उपयुक्त नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले अगर हम उनका स्टोरेज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनको धूप में सुखाना चाहिए जिससे उनमें जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए। इसके साथ साथ उसमें क्या हो, जो जितने भी क्या कह सकते हैं हम जो अटैक हो सकता है इंसेक्ट का, पेस्ट का, बैक्टीरिया का, फंजाई का, वो भी ना हो। Now I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. अब यहाँ पर जो पहेली ने देखा है कि इसकी जो मम्मी है वो लोहे के ड्रम में नीम की सूखियाँ पत्तियाँ रख देती हैं अनाज में, तो उसको आश्चर्य हुआ क्यों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये साइलोज हैं जो कि स्टोरिंग का काम करते हैं, स्टोर के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गनी बैग्स जो होते हैं, बोरों के अंदर भी अनाज का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है।
Farmers store grain in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. तो जो फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, और ताकि उसके लिए बड़े स्केल पर क्या किया जाता है, साइलोज का उपयोग किया जाता है या फिर ये जो ग्रेनरीज होती हैं उनका उपयोग किया जाता है ताकि इनका प्रोटेक्शन हो सके पेस्ट से, लाइक रैट एंड इंसेक्ट्स. ड्राइड नीम लीव्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स. अब यहाँ पर जब उसका दिमाग में ये बात आई थी पहेली के, तो उसका जवाब है कि कई बार क्या होता है कि नीम की सूखियाँ पत्तियाँ रख दिया जाती हैं, वो भी बहुत उपयोगी होती हैं. और कई बार बड़ी बड़ी जगहों पर सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर पेस्ट हो गए, इनसे बचाने के लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, कुछ केमिकल्स का प्रयोग भी करना पड़ता है. नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स. अभी तक तो हमारी बात हो गई कि प्लांट से कैसे फूड मिलता है, अब जंतुओं से कैसे फूड मिलता है. तो यहाँ पर एक लिस्ट है कि दूध इनसे मिलता है, इसके अलावा मीट आप किसका यूज करते हो, एग, या फिर अलग अलग आप एग्जाम्पल इस टेबल में लिख सकते हैं. After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us different kind of food. Many people live in the coastal areas consume fish as major part of their diet. ठीक है, तो बहुत जो coastal area होते हैं, समुद्र के पास वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, फिशेस का यूज़ किया जाता है. In the previous classes you have learned about the food that we obtain from plants. और उसी के साथ हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि प्लांट्स के साथ साथ एनिमल से भी फूड को हम ऑब्टेन कर सकते हैं. वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स like selection of seed, sowing, and similarly animals reared at home or farms have to be provided with proper food, shelter, care. तो ऐसा नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन की पूरी बात करी, इसी प्रकार से अगर जंतुओं से हमें फूड प्राप्त करना है तो उसमें भी बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं. जंतुओं का अच्छे से पालन पोषण करना पड़ता है, उनको भोजन देना पड़ता है, उनकी देखभाल रखने की आवश्यकता होती है, और ये भी बहुत बड़े पैमाने पर जब किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री. And fish is a good for health. We get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. तो मछली जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा आहार है और इससे हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है जो कि विटामिन डी से भरपूर होता है. तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और अब बहुत बहुत धन्यवाद.